वेलकम टू स्टोरी बग्स। तब तक हमने देखा था कि फाइनली प्रिंस ने ली जॉनसन को ढूंढ लिया और वो दोनों फाइनली एक हो गए। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, दर्द हो रहा है, थोड़ा प्यार से करो। और फिर ली जॉनसन प्रिंस से बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी हड्डियों को कुछ नहीं हुआ, बस ऊपर का जख्म है, ठीक हो जाएगा। प्रिंस बोलते हैं, हमारे बैग में कुछ दवाइयाँ हैं जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, उन्हें लगा दो। ली जॉनसन दवाई लगा रहा होता है और प्रिंस बोलते हैं, उन लोगों ने हमें बहुत तेज़ मारा, लेकिन बात यह है कि उनमें से किसी ने जानलेवा हथियार इस्तेमाल नहीं करे। हमें लगता है कि वो कोई भी सुराग नहीं छोड़ना चाहते थे कि जिससे ये पता लगे कि हमें मारा गया है, ताकि वो सब हमें मारकर ये दिखा सके कि हम पहाड़ों पर हादसे के दौरान मर गए। और वो ली जॉनसन को गले लगा लेते हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा कि हम इधर आ रहे हैं, उन लोगों ने हमें मारने के लिए गुंडे भेज दिए, लेकिन पीसिल के अलावा ये सब केवल आन्या जानता है। और तभी ली जॉनसन बोलता है, हाँ, तभी आन्या मुझे वापस टेंट में जाने की कह रहा था। उसे पता चल गई थी कि मैं उसके लिए वहाँ अंदर जा सकता हूँ। आन्या ने मुझे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करा ताकि वो तुम्हें चोट पहुँचा सके। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि वो कैसे गारंटी ले सकता है कि मैं बाढ़ से बच जाऊँगा और बचने के बाद जुफेंग माउंटेन आऊँगा। और तो और तुम भी मुझे ढूंढने के लिए जुफेंग माउंटेन आओगे। प्रिंस बोलते हैं, उसे गारंटी की कोई ज़रूरत नहीं थी। और वो ली जॉनसन को पकड़ लेते हैं। आन्या ने बस मुझे खबर पहुंचाई कि तुम टेंट नंबर 1 में गए थे और हम जगह देखकर ही पता लगा सकते थे कि बाढ़ से बचने के लिए तुम पहाड़ों पर आओगे। और वो ली जॉनसन से अलग हटते हैं और बोलते हैं, उसे पहले ही पता थी कि तुम जियो या मरो। अगर हमारे पास आशा की ज़रा सी भी किरण है तो हम ज़रूर तुम्हारे पास आएंगे। और वो सीधा ली जॉनसन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, शुक्र है कि तुम ठीक हो। जब हमने पहली बार सुना था कि तुम्हारे संग ये हादसा हुआ है, हम सीधा तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन उस हादसे के दौरान बहुत सारा काम था जो हमें करना था। हम चाहते हुए भी हमें माफ़ कर दो। इतने वक्त तक तुमने अकेले ये सब झेला, हम तुम्हारे पास सीधे नहीं पहुंच पाए, सॉरी। और तभी ली जॉनसन प्रिंस का मुंह बंद कर देता है और बोलता है, हम दोनों के बीच बार बार सॉरी मत बोलो। जैसे ही तुम मेरे सामने आए थे, मुझे पहले ही पता था कि तुम कई सारी चीज़ें सुलझा कर आए हो, तुम्हें कई सारी परेशानियों से गुजरना पड़ा होगा, लेकिन तुम फिर भी आए। और वो प्रिंस का हाथ पकड़ता है। अब अगर हमारे बीच में केवल प्यार ही है तो हमें एक दूसरे को कोसना नहीं चाहिए। अगर तुम दुखी होगे तो मैं भी दुखी होऊंगा, समझे तुम? प्रिंस की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलते हैं, फैल, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और वो बोलते हैं, फ़िलहाल तो हम बस उन सब से लड़ना चाहते हैं जिन्होंने तुम्हारा इस्तेमाल करा ताकि हमें डरा सके, और अब हम उन्हें मारना चाहते हैं। और सीन चेंज होता है। फ्लाइट कंट्रोल डिप्लॉयमेंट सेंटर। बीसल बोलता है, तुनान की सेल फोन लोकेशन भी नहीं मिल रही, उसने अपना फ़ोन टेंट नंबर 1 में ही छोड़ दिया। डॉक्टर आन्या बोलते हैं, कहाँ पर? टेंट नंबर 1 तो पहाड़ों पर स्थित है, वहाँ पर कोई सिग्नल नहीं, शायद लगता है कि वो दोनों बाढ़ में। और तभी डॉक्टर आन्या के फ़ोन में एक मैसेज रिंग होता है। उसमें लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लास्ट मिशन कंप्लीट हो चुका है। और आन्या प्रिंस की फ़ोटो देखते हैं जहाँ पर वो मरे हुए पड़े थे। बीसल बोलता है, क्या हुआ? डॉक्टर आन्या बोलते हैं, वो मेडिकल टीम में स्टाफ की कमी है, मुझे लगता है मुझे वहाँ जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। बीसल स्माइल करता है और बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर आप जाइए, थैंक यू फॉर योर हेल्प। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुनान गुम गया है,
ये बात किसी को पता ना चले। डॉक्टर आन्या बोलते हैं ज़रूर, और बीसल अपने पेपर्स देखने लगता है। डॉक्टर आन्या वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद ही वो डॉक्टर आन्या को देखता है। वो काफ़ी सस्पिशियस तरीके से डॉक्टर आन्या को देख रहा था। क्यों? क्योंकि प्रिंस का मैसेज आया था, बीसल हम तनान बात कर रहे हैं, आन्या पे भरोसा नहीं करा जा सकता। जुफेंग माउंटेन पर हम पे हमला करने के लिए गुंडे भेजे गए थे, और हो ना हो ये सब डॉक्टर आन्या ने करा है। वहीं आन्या जाते जाते मन में सोचता है, डैम, लास्ट मिशन तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन क्यों मुझे शांति नहीं मिल रही? क्या मैं वापस उसके पास जाने लायक हूँ या नहीं? हमें नहीं पता कि डॉक्टर आन्या किसकी बात कर रहे हैं, शायद आगे पता चले। और फिर सीन चेंज होता है। प्रिंस चलते चलते बोल रहे थे, उन गुंडों को किसी ने भेजा था, तो हमें उनके पास फ़ोन मिले जहाँ से वो कम्युनिकेशन करते थे बाहर। हमने उसी फ़ोन से आन्या और बीसल को मैसेज कर दिया, बीसल जल्दी ही हमारे पास आएगा, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ली चांसिंग बोलता है, तनान, अगर बीसल आ रहा है तो तुम्हें नहीं लगता हमें यहीं रुकना चाहिए और उसका इंतज़ार करना चाहिए? प्रिंस बोलते हैं, हम वापस हेडक्वार्टर नहीं जाएंगे। आन्या के प्लान के मुताबिक हमें वापस गायब हो जाना चाहिए, ताकि इसके ज़रिए हम आन्या के पास पहुंच सकें और ये जान सकें कि पीछे से ये सब कौन कर रहा है और आन्या को किसने भेजा। वो चलते चलते ये सब बोल रहे थे, वो गिरने ही वाले होते हैं कि तभी ली चांसिंग ने पकड़ लेता है और बोलता है, संभल कर, क्या तुम ठीक हो? प्रिंस बोलते हैं, बस बच ही गए, और वो आगे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। ली चांसिंग नोटिस करता है कि प्रिंस के पैर में लग गई है। वो नीचे बैठता है और बोलता है, मैं तुम्हें उठाता हूँ। प्रिंस बोलते हैं, तुम कैसे? कोई ज़रूरत नहीं है, और ली चांसिंग सीधा प्रिंस को उठा लेता है। प्रिंस चिल्लाते हैं, हे तुम। तभी ली चांसिंग बोलता है, योर हाइनेस, मुझे आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ का रास्ता चलने के लिए आसान नहीं होता, और वापस बारिश हो चुकी है तो फिसलन ज़्यादा है। और रही मेरी बात, तो मैं बचपन से ही पहाड़ों में पला बड़ा हूँ, मुझे इन सब की आदत है, तो इसीलिए अगर मैं तुमको उठाऊँगा तो इसका मतलब ये है कि हम जल्दी चल सकते हैं, समझे? और तो और वो प्रिंस की ओर देखता है और ब्लश करते हुए बोलता है, कम से कम तुम यहाँ पर गंदे नहीं होगे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं नहीं चाहता कि योर हाइनेस गंदे हों। और वो बोलता है, अब शर्माओ मत और फालतू की चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा लूँगा, और मैं ये सब करते हुए खुश हूँ, इसीलिए एंजॉय करो। देखो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कैसे बिगाड़ रहा है। प्रिंस उसकी ओर देख ही रहे थे और अपने इमोशंस पर भी काबू कर रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ये सब काबू नहीं कर पाते और रोने लगते हैं। वो एकदम से रोते हुए बोलते हैं, क्या तुम पागल हो? ली चांसिंग बोलता है, हाँ। प्रिंस बोलते हैं, तुम जानते हो ली चांसिंग, जब हमने तय करा था कि हम एम्परर बनेंगे तो हम तैयार थे कि उसके बाद अब हमारी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं रहेगा। अगर हम तभी ख़त्म हो जाते हैं तो ठीक है, हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने ज़िंदगी से इससे ज़्यादा कुछ चाहा ही नहीं था। और वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, पर हमने ये नहीं सोचा था कि एक बेवकूफ़ आएगा जो अपने पूरे दिल से हमारे साथ रहेगा। तभी ली चांसिंग बोलता है, हाँ, तो मैंने कौन सा एक्सपेक्ट करा था कि आगे जाके एक क्राउन प्रिंस को जीने के लिए भी मिलान कॉलेज के एक गुंडे की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, और वो ऐसे ही चल रहे होते हैं। तभी ली चांसिंग बोलता है, वैसे यहाँ से मेरी ग्रैंडमा का घर ज़्यादा दूर नहीं है। और वो प्रिंस की ओर देखकर बोलता है, अगर तुम छुपना चाहते हो तो क्यों ना तुम मेरे घर चलो। प्रिंस एकदम से चौंक जाते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे घर चलूं? क्या तुम पागल हो? नहीं, हमें नहीं पता कि आन्या के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है और उसके पास कितनी फोर्सेस हैं। क्या होगा अगर इससे तुम्हारे गांव को कोई दिक्कत आए तो? ली चांसिंग प्रिंस की ओर देखता है और बोलता है,
तो क्या तुम्हारे पास कोई बेटर ऑप्शन है? ये पहली बार है कि तुम कांगजिया प्रोविंस आए हो। तुम्हें यहाँ की जगह के बारे में ज़्यादा नहीं पता, है ना? ये सुनकर प्रिंस शांत हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो यह नहीं बता सकते कि वो पहले भी आ चुके हैं जब वो छोटे थे और वो ली चान सिंह के संग ही रहते थे। तभी ली चान सिंह प्रिंस को ढंग से गोदी में उठाता है और बोलता है, कम से कम मैं यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में तो अच्छे से जानता हूँ। आखिरकार ये मेरा ही घर है। अगर कोई हमारा पीछा भी करता है तो हम यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हैं और कोई भी सिचुएशन को आसानी से डील कर सकते हैं। और तुम लोगों की चिंता मत करो, इस छोटे से गांव में बस कुछ लोग ही रहते हैं और वो सारे बुजुर्ग हैं, तो तुम्हें चिंता करने की तो कोई ज़रूरत नहीं कि तुम्हें कोई पहचान लेगा कि तुम कोई क्राउन प्रिंस हो। और फिर वो चलते हुए बोलता है, एनीवे, तुम मेरी पीठ पर बैठे हो तो यहाँ से तुम भाग तो सकते नहीं, तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और वैसे भी मैंने प्लान बनाया था कि मैं ग्रैंड माँ के पास जाऊँगा। जैसे ही मेरा सारा काम ख़त्म होता है तो इसी बहाने मैं उनसे भी मिल लूँगा, लेकिन साथ के साथ मैं शर्मिंदा भी हूँ कि मैं वहाँ खाली हाथ जाऊँगा। मैं कोई गिफ्ट नहीं लाया उनके लिए। प्रिंस बोलते हैं, कोई बात नहीं, तुम खाली हाथ भी जाओगे तो भी वो खुश होंगी क्योंकि तुम आए हो। और वो ऐसे ही बातें करते हुए मंजिल तक पहुँचते हैं। ली चान सिंह की ग्रैंड माँ वहीं होती हैं। वो कुछ काम कर रही होती हैं कि तभी उन्हें ली चान सिंह की आवाज़ आती है, ग्रैंड माँ, मैं आ गया। ग्रैंड माँ एकदम से दरवाज़ा खोलती हैं। शाओ सिंह। ली चान सिंह एकदम से ग्रैंड माँ के गले लगता है और बोलता है, ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ ली चान सिंह के गालों को छूती हैं और बोलती हैं, तुम आ गए। ली चान सिंह बोलता है, आप कैसी हैं? ग्रैंड माँ बोलती हैं, ग्रैंड माँ अच्छी हैं और काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन मेरा शाओ सिंह, तुमने बहुत कुछ झेला है, देखो तो कैसे पतले हो गए हो। ली चान सिंह बोलता है, नहीं ग्रैंड माँ, मैंने कुछ नहीं झेला, बल्कि किसी ने मेरी बहुत अच्छे से देखभाल करी है। और तभी पीछे से प्रिंस बोलते हैं, ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ बोलती हैं, ओह, ये बच्चा कौन है, कितना हैंडसम है। ली चान सिंह प्रिंस के कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, ग्रैंड माँ, ये मेरा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आगे जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।